अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, एज आई हैव टोल्ड यू कि मैं जो हूँ एक रिकॉर्डेड सेशन अपलोड करूँगी रिगार्डिंग LVDT सेंसर. ठीक है, तो आई एम रिकॉर्डिंग दिस सेशन फॉर यू और दिस टॉपिक इज़ इंक्लूडेड इन योर मिड टर्म और मैं इसकी डॉक्यूमेंट फाइल भी LMS पे अपलोड कर चुकी हूँ, तो काइंडली आप उसको भी गो थ्रू कर लीजिएगा. हम डिस्कस करते हैं कि LVDT सेंसर होता क्या है. ठीक है, सबसे पहले तो बात करते हैं एब्रीविएशन की. LVDT स्टैंड्स फॉर लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर. ठीक है, LVDT सेंसर जो हम यूज़ करते हैं इसका जो पूरा नाम है दैट इज़ लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर. एज़ यू कैन सी इसके नाम से ही ज़ाहिर हो रहा है कि इसमें हम सेंसर जो डिज़ाइन किया हुआ है वो यूजिंग ट्रांसफार्मर डिज़ाइन किया हुआ है. ठीक है, ये एक तरह का ट्रांसफार्मर है जिसको हम एज ए सेंसर यूज़ कर रहे हैं. ठीक है, LVDT सेंसर बेसिकली करता क्या है. LVDT सेंसर बेसिकली आपके पास यूज़ होता है किसी भी डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन को मेजर करने के लिए. ठीक है, और ये काम जो है वो किस प्रिंसिपल पे करता है. ये काम करता है आपके ट्रांसफार्मर के प्रिंसिपल पे और आपको डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन मेजर करके इन टर्म्स ऑफ वोल्टेजेस आउटपुट दे रहा होता है. ठीक है, as you can see it's written here, the LVDT's full form is linear variable differential transformer. Generally LVDT is a normal type of transducer. ठीक है, the main function of this is to convert the rectangular movement of an object to a equivalent electrical signal. ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट की रेक्टेंगुलर मूवमेंट को किस चीज़ में चेंज करता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में चेंज करता है. LVDT is used to calculate the displacement and works on the principle of transformer. ठीक है, ये किसके प्रिंसिपल पे काम करता है, ट्रांसफार्मर के प्रिंसिपल पे काम करता है. ठीक है, अब हम देखते हैं कि भाई इसकी कंस्ट्रक्शन किस तरीके से होती है. LVDT सेंसर जो हम बात कर रहे हैं कि हाँ भाई ये सेंसर होता है और एक डिस्प्लेसमेंट मेजर करने के लिए यूज़ होता है, तो हम देखते हैं कि भाई आप इसके इंटरनल कंस्ट्रक्शन किस तरीके से होती है. बेसिकली LVDT सेंसर में 3 तरह की वाइंडिंग्स होती हैं. ठीक है, 2 आपके पास सेकेंडरी वाइंडिंग्स होती है और सेंटर में आपके पास प्राइमरी वाइंडिंग होती है. ठीक है, और बेसिकली ये एक तरह के यहाँ पे सेंटर में आपके पास ये सॉफ्ट आयरन कोर होती है. ठीक है, ये देखें आप राइट पे आपके पास एक सेकेंडरी वाइंडिंग है जिसे S2 से रिप्रेजेंट किया गया और लेफ़्ट पे आपके पास एक सेकेंडरी वाइंडिंग है जिसे S1 से रिप्रेजेंट किया गया और सेंटर में आपके पास प्राइमरी वाइंडिंग है. ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपके पास क्या है, सॉफ्ट आयरन कोर है. ठीक है, सॉफ्ट आयरन कोर का क्या काम होता है. बेसिकली सॉफ्ट आयरन कोर का काम ये होता है कि जैसे जैसे हम इस कोर को मूव करते हैं, ठीक है, ये कोर जो है ये मूवेबल होती है. ठीक है, इस कोर को आप मूव कर सकते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. ठीक है, जैसे जैसे आप कोर को मूव करते हैं तो जाहिर सी बात है आपके पास वाइंडिंग्स के दरमियान मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से वोल्टेज इंड्यूस होना शुरू होता है. ठीक है, और इस वोल्टेज इंड्यूस होने से हमें क्या मिलता है, हमें आउटपुट पे इलेक्ट्रिकल सिग्नल मतलब वोल्टेजेस मिलने लगते हैं. ठीक है, तो हम देखते हैं कि भाई क्या है इसकी कंस्ट्रक्शन, किस शेप में बना हुआ है. LVDT comprises a cylindrical former which is bounded by one main winding in the hub of the former and the two minor LVDT winding are wound on the surface. ठीक है, एक मेन वाइंडिंग है और 2 सेकेंडरी वाइंडिंग है. ठीक है, माइनर वाइंडिंग है. द अमाउंट ऑफ ट्विस्ट इन बोथ ऑफ द माइनर वाइंडिंग इज इक्विवेलेंट. जितना दोनों जो ये सेकेंडरी वाइंडिंग है इनमें जो ट्विस्ट होता है मतलब जो टर्न्स होते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स वो दोनों में इक्वल होते हैं बट उनकी डायरेक्शन रिवर्स होती है. ठीक है, मतलब एक अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो एक की वाइंडिंग्स जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होती है. ठीक है, for this reason the output voltage will be the variation in voltage among the two minor coils. ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि एक तरफ आपके पास अगर पॉजिटिव वोल्टेजेस आ रहे होते हैं तो दूसरी तरफ आपके पास क्या आ रहे होते हैं, नेगेटिव वोल्टेजेस
आ रहे होते हैं, ठीक है। दीज टू कॉइल्स आर डिनोटेड विद S1 एंड S2। इन दोनों कॉइल को किससे डिनोट किया जा रहा है? S1 एंड S2। स्टीम आयरन कोर इज लोकेटेड इन द मिडल ऑफ द सिलेंड्रिकल फॉर्मर। स्टीम आयरन कोर जो है वो मिडल में हमने यूज़ की हुई है, ठीक है। द एक्साइटेशन वोल्टेज ऑफ AC is 5 to 12 volts and the operating frequency is given by 450 to 400 hertz, ठीक है। जो एक्साइटेशन वोल्टेजेस है, मतलब जो इस पूरे सर्किट को हम वोल्टेजेस प्रोवाइड कर रहे हैं, दैट इज़ 5 to 12 वोल्ट्स। और जो इसकी फ्रिक्वेंसी है इट्स ऑफ 50 to 400 हर्ट्ज, ठीक है। अब देखो ये इसकी ना वो डायग्राम बनाई हुई है आपके पास वाइंडिंग के लिहाज से। अब देखो यहाँ पे ये कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। दो आपके पास सेकेंडरी वाइंडिंग्स हैं, ठीक है। ये रही एक ये रही और एक ये रही, ठीक है। दो आपके पास सेकेंडरी वाइंडिंग है और एक प्राइमरी वाइंडिंग है और बीच में आपके पास बेसिकली क्या है? कोर है, ठीक है। जैसे जैसे कोर मूव करेगी आपके पास वोल्टेजेस इंड्यूस होना शुरू हो जाएंगे। जो सेकेंडरी वाइंडिंग 1 पे वोल्टेजेस हैं उन्हें V1 से रिप्रेजेंट किया गया और जो 2 पे वोल्टेजेस हैं उन्हें V2 से रिप्रेजेंट किया हुआ है, ठीक है। और इन दोनों के डिफरेंस को कहा गया है V0, दैट इज इक्वल्स टू V1 माइनस V2, ठीक है। इन दोनों के वोल्टेजेस के डिफरेंस को कहा गया है V1 माइनस V2, ठीक है। The working principle of the linear variable differential transformer is mutual induction, सही है। किस पे काम कर रहा है? म्यूचुअल इंडक्शन पे काम कर रहा है। दिस location is non-electrical energy that is changed into electrical energy and how the energy is altered is discussed in the working below, ठीक है। हम अब इसकी वर्किंग देखते हैं, एक मिनट। ओके अब इसके 3 केसेस हैं, ठीक है। 3 केसेस क्या हैं कि भाई पहला केस आपके पास ये है कि आपके पास पहला केस ये है कि आपकी जो कोर है वो बिल्कुल सेंटर में हो, सही है। और ना वो पूरी S1 की तरफ हो ना वो पूरी S2 की तरफ हो, ठीक है। दूसरी केस क्या है? दूसरा केस ये है कि आपकी कोर जो है वो S2 की तरफ हो, ठीक है। और तीसरा केस क्या है कि आपकी कोर जो है वो S1 की तरफ हो, मतलब लेफ्ट साइड को, ठीक है। तो इन तीनों से फ़र्क क्या पड़ेगा, ठीक है। इन तीनों से फ़र्क क्या पड़ेगा? इन केस 1 व्हेन द कोर ऑफ द LVDT इज एट द नल लोकेशन, जब सेंटर में होगी, ठीक है। तो होगा क्या? दोनों तरफ सेम वोल्टेजेस होंगे, ठीक है। सेकेंडरी कॉइल 1 पे भी, प्राइमरी कॉइल सेकेंडरी कॉइल 1 पे भी और सेकेंडरी कॉइल 2 पे भी, दोनों पे आपके पास क्या होंगे? सेम वोल्टेजेस होंगे। क्योंकि हमने क्या बात की थी कि उसकी जो वाइंडिंग्स हैं वो क्या हैं? एक की क्लॉकवाइज है, दूसरे की एंटी क्लॉकवाइज है। जब दोनों पे सेम वोल्टेजेस होंगे तो एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, दोनों के वोल्टेजेस क्या हो जाएंगे? कट हो जाएंगे, ठीक है। तो आपने आउटपुट पे आपके पास क्या आ रहा होगा? नल वोल्टेजेस आ रहे होंगे, दैट इज ज़ीरो, ठीक है। आपके पास आउटपुट पे ज़ीरो वोल्टेजेस आ रहे होंगे क्योंकि दोनों के डायरेक्शंस अपोजिट हैं और आपके पास दोनों की वैल्यू सेम होगी, ठीक है। तो आपके पास आउटपुट पे जब आपके पास कोर सेंटर में होगी, ठीक है, नल पोजीशन पे होगी, तो आपके पास आउटपुट पे ज़ीरो वोल्टेजेस आने लगेंगे, ठीक है। जबकि केस 2 के दरमियान जब हमारे पास जो कोर होगी वो S1 की तरफ मूव करेगी, सेकेंडरी कॉइल 1 की तरफ मूव करेगी, सेकेंडरी वाइंडिंग 1 की तरफ मूव करेगी, तो आपके पास क्या होने लगेगी? ज़ाहिर है कोर जो है वो किससे दूर हो जाएगी? वो सेकेंडरी वाइंडिंग 2 से दूर हो जाएगी, तो उस पर कोई भी वोल्टेजेस इंड्यूस नहीं हो रहे होंगे, ठीक है। कॉन्टैक्ट नहीं बन रहा होगा तो कोई भी वोल्टेज ज़ाहिर है म्यूचुअल इंडक्शन और के फिनोमेना पे काम करी और वहाँ पे जो है वो आपके पास सेकेंडरी जब कोर सेकेंडरी कॉइल 2 से दूर हो जाएगी तो वहाँ पे कोई भी फ्लक्स जनरेट नहीं होगा। अगर कोई भी फ्लक्स जनरेट नहीं होगा तो आपके पास आउटपुट पे कोई भी वोल्टेजेस नहीं आ रहे होंगे, ठीक है। और आपके पास वोल्टेजेस कहाँ आ रहे होंगे? आपके पास वोल्टेजेस आ रहे होंगे किस पे? S1 पे, ठीक है। और S1 पे वोल्टेजेस आने की वजह से आपके पास और S1 क्योंकि
क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वाइंडिंग्स थी, मतलब S1 पे वोल्टेजेस ज़्यादा हो जाएंगे, S2 पे वोल्टेजेस कम हो जाएंगे, तो आपके पास अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, पॉजिटिव वोल्टेजेस आने लगेंगे, पॉजिटिव वोल्ट्स आउटपुट पे आने लगेंगे, ठीक है। जबकि इन केस नंबर 3 जब आपके पास थर्ड केस होगा, तो थर्ड केस में क्या होगा, आपके पास थर्ड केस में आपके पास जो कोर है आपकी, वो सेकेंडरी वाइंडिंग 2 की तरफ मूव कर जाएगी, ठीक है। मतलब वो अब 1 से दूर हो जाएगी और 2 के करीब हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा आपके पास, इस केस की मैं बात करूँ, ठीक है। तो अल्टीमेटली होगा क्या कि कह रहे हैं यहाँ पे वोल्टेजेस कम होने लगेंगे, यहाँ पे वोल्टेजेस ज़्यादा होने लगेंगे, ठीक है। जब यहाँ पे वोल्टेजेस ज़्यादा होने लगेंगे क्योंकि ये नेगेटिव था, तो नेगेटिव ज़्यादा होने लगेंगे, पॉजिटिव कम होने लगेंगे, तो अल्टीमेटली आउटपुट पे रिजल्टेंट वोल्टेजेस जो आ रहे होंगे आपके पास, वो नेगेटिव वोल्ट्स आ रहे होंगे, ठीक है। यही बात इन तीनों केसेस में लिखी हुई है। इन केस 1, when the core of the LVDT is at the null location, then both the minor windings flux will equal, so the induced EMF, जो induced EMF होगा दोनों में वो similar होगा, ठीक है। So for no dislocation, the output value E out is 0 because the both E1 and E2 are equivalent. Thus it's illustrated that no dislocation took place, ठीक है। इसका मतलब नल पोजीशन है सेंटर में, तो इसका मतलब कोई भी डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं हुई, ठीक है। when the core of the LVDT is shifted up to the null point, in this case the flux involving the minor windings S1 is additional as constructed to flux containing with the S2 winding. Due to this reason, E1 will be added as that of E2. Due to this, E1 output voltages is positive, ठीक है। अच्छा, E out output voltages is positive. When the core of the LVDT, in case 3, when the core of LVDT is shifted down the null to the null point, in this case the amount of E2 will be added as that of E1. E2 बढ़ जाएगा, E1 कम हो जाएगा. Due to this, E out output voltages will be negative, plus it's illustrated that the output to down on the location point. सही है। तो मतलब इसका मतलब क्या है कि जब नेगेटिव वोल्टेजेस आने लगेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कोर कहाँ है, कोर सेकेंडरी वाइंडिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग 2 की तरफ है, ठीक है। अच्छा, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ LVDT mainly discussed in 3 cases like null position, highest right position and highest left position। वही बात बताई हुई है इसमें भी कि होगा क्या कि जब सेंटर में होगी, द वर्किंग पोजिशन ऑफ LVDT कैन बी इलस्ट्रेटेड एट द नल एक्सियल प्लेस, अदरवाइज बाय द जीरो by the following figure. In this condition, the shaft can be located exactly at the center of S1 and S2 winding. शाफ्ट को S1 और S2 के बिल्कुल सेंटर में रखते हैं. Here these windings are secondary winding which increases the generation of equivalent flux as well as induced voltages across the next terminal correspondent. This location is called the null position. वही बारी बात कि दोनों में इक्वल जो है वो फ्लक्स जनरेट होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स, और आपके पास वोल्टेजेस इंड्यूस होंगे, ठीक है। क्योंकि ये इक्वल होंगे बट अपोजिट इन डायरेक्शन होंगे, तो आउटपुट पे आपके पास 0 वोल्ट्स आ रहा होगा, ठीक है। The output phase sequence as well as the output magnitude differentiated with respect to the input signal that drives displacement and movement of the core. आउटपुट हमें बता रहा है कि कोर की मूवमेंट से क्या फर्क पड़ रहा है. द अरेंजमेंट ऑफ द शाफ्ट एट द neutral location or the null mainly indicate that reduced voltages across secondary winding which are connected in series are equivalent and inversely proportional with respect to the net output voltages, ठीक है। तो जीरो वोल्टेजेस हमें क्या बता रहे हैं कि आपकी शाफ्ट जो है वो कहाँ पे है, वो सेंटर में है, ठीक है। highest right position, in this case the highest right position is shown in the figure below. Once the shaft is shifted in the right side direction, then the huge force can be generated across S2 winding. जैसे ही कोर यहाँ शिफ्ट होगी S2 winding पे फोर्स जनरेट होने लगेगी, ठीक है। ऑन द अदर हैंड मिनिमम फोर्स कैन बी प्रोड्यूस अक्रॉस S1 X1 पे कम फोर्स होगी, ठीक है। Thus, the E2 induced voltage is considerably superior to E1.
मतलब E2 वोल्टेजेस ज़्यादा होने लगेंगे E1 से, द रिजल्टेंट डिफरेंशियल इक्वेशन कैन बी शोन। इक्वेशन क्या हो जाएगी, E2 माइनस E1, ठीक है। मैक्सिमम लेफ्ट पोजीशन, जब आपके पास मैक्सिमम लेफ्ट हो जाएगा तो अब क्या होगा कि आपके पास S1 पे ज़्यादा फोर्स इंड्यूस होने लगेगी और X2 पे कम होने लगेगी। इन द फॉलोइंग फिगर द शाफ्ट कैन बी इंक्लाइन मोर इन द डायरेक्शन ऑफ द लेफ्ट साइड, then high magnetic flux generated across S1 winding, S1 पे high magnetic flux generate होगा, and voltage can be induced across E1 when E2 is decreased, E1 बढ़ेगा E2 decrease हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, द फाइनल एलवीडीटी आउटपुट कैन बी कैलकुलेटेड इन टर्म्स ऑफ फ्रिक्वेंसी, करंट और वोल्टेजेस। हम इसको इस वोल्टेजेस को चाहें तो उसमें करंट में कन्वर्ट करने या आप फ्रिक्वेंसी में आउटपुट देखने, एज यू विश। द डिजाइनिंग ऑफ दिस सर्किट कैन ऑल्सो बी डन विद माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड लाइक PLC, सॉरी PIC, पिक एंड आर्डिनो। ये जो है सर्किट जो है वो पिक आर्डिनो को यूज़ करके भी बना सकते हैं, मतलब हम आगे मजीद इसके सर्किट ऐड कर सकते हैं टू चेंज आवर आउटपुट, ठीक है। अच्छा जी, LVDT स्पेसिफिकेशंस, सही है। LVDT की स्पेसिफिकेशन क्या है, लीनियरिटी, ठीक है। The highest difference from the straight proportion among the distance calculated and output distance over the calculating range, ठीक है। आपके पास ये जो है वो इसका आउटपुट क्या है, लीनियर होगा, जाहिर बात है, जितना आप मूव करोगे उतना आउटपुट आपके पास पॉजिटिव वोल्टेजेस चेंज होते रहेंगे, ठीक है। जितनी आप डिस्प्लेसमेंट, कोर की डिस्प्लेसमेंट कवर करोगे उतना आपके पास आउटपुट पे वोल्टेजेस चेंज होते रहेंगे, ठीक है। ऑपरेटिंग टेम्परेचर क्या है, किस टेम्परेचर रेंज में ये ऑपरेट हो सकते हैं, ये मल्टीपल रेंजेस दी हुई हैं आपके पास, -32 फ़ारेनहाइट, ठीक है। उसके अलावा आपके पास 175 से लेकर 275, 32 से लेकर 175, ये अलग अलग वर्जन्स के हिसाब से अलग अलग टेम्परेचर रेंजेस दी हुई हैं जिसमें आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं, ठीक है। रेंज ऑफ मेजरमेंट क्या है कि भाई आप इसकी मेजरमेंट कितने मिनिमम मेजरमेंट आप मेजर कर सकते हो, तो यहाँ पे 0.02 इंचेस और 0.02 से लेकर 0.32 इंचेस से, और मतलब मिनिमम क्या है 0.02 इंचेस और मैक्सिमम क्या है ±20 इंचेस है, ठीक है। आप मतलब इतनी मैक्सिमम आप डिस्टेंस मेजर कर सकते हो, ठीक है। अच्छा जी, एक्यूरेसी एक्सप्लेन द परसेंटेज ऑफ डिफरेंस बिटवीन जेन्युइन वैल्यू एंड अमाउंट ऑफ डेटा। की एक्यूरेसी क्या होती है कि आपके पास आउटपुट कितना सही आ रहा है, ठीक है। तो ये काफ़ी एक्यूरेट आउटपुट देता है आपके पास LVDT सेंसर, ठीक है। आउटपुट आपका करंट वोल्टेज फ्रिक्वेंसी किसी में भी हो सकता है, आप इसको इंटरफेस करवा सकते हो सीरियल पोर्ट के थ्रू, ठीक है, या पैरेलल प्रोटोकॉल के थ्रू, ठीक है। इसकी LVDT की टाइप्स क्या क्या होती हैं, फ्रिक्वेंसी बेस्ड LVDT भी होते हैं, ठीक है, करंट बेस्ड LVDT भी होते हैं, और आपके पास AC टू AC बेस्ड और DC टू DC बेस्ड LVDT भी होते हैं, मतलब ये इसके मुख्तलिफ टाइप्स हैं, ठीक है। अच्छा जी, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आप अगर देखें, मैं इस ग्राफ, ये इसका ग्राफ बना हुआ है जो जिसको अगर मैं एक्सप्लेन करूँ तो क्या है कि भाई आपके पास इन्होंने मैग्नीट्यूड कहाँ से लिया हुआ है, -100 से लेकर, सॉरी डिस्प्लेसमेंट कहाँ से ली हुई है, -100 से लेकर +100 तक, ठीक है। तो इनिशियली क्या होगा, -100 पे होगा तो सेंटर में आपके पास क्या होगा, नल पोजीशन पे 0, ठीक है, 0 आउटपुट होगा, वोल्टेजेस कम होंगे। जैसे जैसे मैं पॉजिटिव साइड पे मूव करूँगी वोल्टेजेस मेरे क्या होंगे, बढ़ेंगे, ठीक है। और जैसे जैसे मैं नेगेटिव साइड पे होंगी वोल्टेजेस मेरे क्या होंगे, कम होंगे, ठीक है। रेशो दोनों का सेम होगा क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स बराबर है, ठीक है, सिर्फ डायरेक्शन अलग है। इस वजह से पॉजिटिव साइड पे मूव करने की वजह से वोल्टेजेस बढ़ेंगे और अल्टीमेटली नेगेटिव साइड पे मूव करने से नेगेटिव वोल्टेजेस बढ़ेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास, मतलब यहाँ पे अगर यहाँ पे आ रहा है +100 तो उतना ही, अगर फॉर सपोज मैंने कोर को 2 टर्न्स दिए S1 की तरफ, जब 2 टर्न्स दिए मैंने S1 की तरफ तो S1 पे मेरे पास आया
2 वोल्ट्स, ठीक है। तो जब मैं 2 टर्न्स दूंगी वापस S2 की तरफ, तो वहाँ पे भी मेरे पास -2 वोल्ट्स ही आएगा, मतलब वोल्टेजेस आएंगे बराबर, बस साइन अलग होंगे, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद हम देखते हैं भाई कि इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं, ठीक है। हम कहाँ कहाँ इसको यूज़ करते हैं और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, ठीक है। एलवीडीटी के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है भाई, कि सबसे पहले द मेजरमेंट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट रेंज ऑफ एलईडी इज़ वेरी है। इसकी जो रेंज है सही है, वो बहुत ज़्यादा है, सही है। हम बहुत ज़्यादा हाई वैल्यूज से मेजर कर सकते हैं, ठीक है। इसका जो आउटपुट है वो मतलब सफिशिएंट इनफ होता है, मतलब आपने बहुत सारे ट्रांसड्यूसर्स देखे हैं जिसमें हमारे पास आउटपुट पे बहुत मिली वोल्ट्स मिल रहे होते हैं, ठीक है। तो हम कहते हैं कि भाई हमें उसके आगे जैसे हमने हॉल इफेक्ट सेंसर अभी लास्ट क्लास में ही देखा था, हमने कहा था भाई उसके आउटपुट पे हमें बहुत मिली वोल्ट्स मिल रहे होते हैं, तो उसके आउटपुट को हमें क्या करना पड़ता है, उसके आउटपुट को हमें अल्टीमेटली एम्पलीफाई करना पड़ता है, ठीक है। एम्पलीफाई करके ही हम उसका आउटपुट देखते हैं और तभी हम उसे मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो एलवीडीटी में ऐसा नहीं होता, उसके आउटपुट जो है वो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ हाई आउटपुट होता है, जिसकी वजह से हमें आगे कोई सर्किट नहीं लगाना पड़ता है, ठीक है। When the course travels within the hollow formal consequency, there is no failure of displacement input while fractional loss, so it's make a precise way. अच्छा, ये कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया हुआ होता है कि जब आप कोर को अंदर मूव करते हो तो उसमें फ्रिक्शन का फ्रिक्शनल लॉस नहीं होते, ठीक है। उसमें आपके पास फ्रिक्शन की वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं आती, तो आउटपुट कोर को मूव होने की वजह से उसके हार्डवेयर ऐसे डिज़ाइन होता है, ठीक है, कि कोर के मूव होने की वजह से उसके हार्डवेयर पे फ़र्क ना पड़े, सेंसर के कंस्ट्रक्शन पे फ़र्क ना पड़े, ठीक है, फ्रिक्शन की वजह से या किसी भी, तो इस वजह से हमारे पास काफ़ी प्रिसाइज आउटपुट होता है, ठीक है। अच्छा, इसमें हिस्टैरिसीस बहुत कम होती है और रिपीटेशन मतलब एक वैल्यू बार-बार रिपीट बहुत कम होती है। मतलब आप थोड़ा-सा भी कोर को मूव करेंगे तो आपके पास आउटपुट आ जाएगा, ठीक है। द पावर कंजम्पशन इसकी पावर कंजम्पशन लो है, ठीक है, 1 वोल्ट के अराउंड है, ठीक है। एलवीडीटी चेंजेस द लीनियर अच्छा, एलवीडीटी क्या कर रहा होता है आपके पास, लीनियर मूवमेंट को, सही है, आपके पास इलेक्ट्रिकल वोल्टेजेस में कन्वर्ट कर रहे हैं अल्टीमेटली, ठीक है। अच्छा जी, अच्छा, एलवीडीटी को जब बनाया गया और यूज़ किया गया तो देखा गया कि भाई ये काफ़ी बेहतर काम करते हैं एज़ कम्पेयर टू इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर्स के, ठीक है। इंडक्टिव जो ट्रांजिस्टर जो इंडक्टर्स को यूज़ करके बने होते हैं, उसके मुकाबले में आपके पास इनसे ज़्यादा बेहतर आउटपुट मेजर किया जा सकता है, ठीक है। अच्छा, इसके डिसएडवांटेजेस क्या है कि भाई डिसएडवांटेजेस ये हैं कि भाई आपके पास बहुत हाई टेम्परेचर या वाइब्रेशन से ये डैमेज हो सकता है, और आपके पास इसकी वजह से जो है वो स्प्रे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, मतलब ज़ाहिर है जब कोर मूव करेगी तो इसके इर्द गिर्द जो है वो मैग्नेटिक फील्ड स्प्रे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, मतलब जो कि एज यू कैन से एक्स्ट्रा होती है, ठीक है। और आपके पास ज़ाहिर है मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है, तो अगर कोई ऐसा कंडक्ट चीज़ इसके करीब आ जाए, मेटालिक चीज़, तो वो मैग्नेटिक फील्ड उसको अट्रैक्ट करके आउटपुट में उसके वजह से आपके पास मसाइल आ सकते हैं, इनएक्यूरेट आउटपुट आ सकते हैं, ठीक है, ड्यू टू दिस मैग्नेटिक स्प्रे मैग्नेटिक फील्ड, सही है। अच्छा, एप्लीकेशंस क्या क्या है आपके पास, कहाँ कहाँ यूज़ होता है, ठीक है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट ट्रांसड्यूसर है, ठीक है, क्योंकि आपके पास लोकेशन और डिस्प्लेसमेंट के लिए ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। अच्छा, LVDT is used to measure the weight, and LVDT को sometimes weight, force और pressure measure करने के लिए भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। इन ATMs for dollar bill thickness measure करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। यूज़ for soil moisture testing, इन मशीन फॉर मेकिंग पिल्स मशीन में यूज़ किया जाता है, रोबोटिक क्लीनर में यूज़ किया जाता है,
इट इज़ यूज इन मेडिकल डिवाइसेस फॉर ब्रेन प्रॉबिंग में भी यूज़ किया जाता है। सम ऑफ दीज ट्रांसड्यूसर आर यूज टू कैलकुलेट द प्रेशर एंड लोड। प्रेशर और लोड मेजर करने के लिए भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। और एलवीडीटी आर मोस्टली यूज इन इंडस्ट्रीज एज वेल एज सर्वो मैकेनिज्म। इंडस्ट्रीज में जो है वो सर्वो मैकेनिज्म के लिए भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा ऑटोमेशन, एयरक्राफ्ट, सैटेलाइट, पावर टर्बाइंस वगैरह में भी हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। एक सेंसर की मल्टीपल एप्लीकेशन होती है, ज़ाहिर है वर्किंग क्राइटेरिया होता है सेंसर का। तो मेन इसका क्या है, मेनली आपके पास डिस्प्लेसमेंट मेजर करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। कोर को आप मूव करते हैं, जैसे ही कोर को आप मूव करते हैं तो आपको पता चल जाता है कि भाई वो कोर किस तरफ मूव हुई है। अगर तो वो राइट साइड पे मूव हुई है तो दैट मीन्स वी हैव, मतलब S2 की तरफ मूव हुई है, तो हमें आउटपुट वोल्टेज से पता चल जाएगा कि ये S2 की तरफ मूव हुई है। और अगर S1 की तरफ मूव हुई है तो हमें आउटपुट वोल्टेज से पता चल जाएगा कि ये S1 की तरफ मूव हुई है, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट LVDT, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से हमने इसको यूज़ किया है और किस तरीके से ये इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है, किस तरीके से इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो जो इस लेक्चर सुनने के बाद आपको समझ में ना आए और कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, आई एम अवेलेबल, सही है, आपके पेपर तक। इसके अलावा भी सारे टॉपिक्स, आपके जितने टॉपिक्स मैंने आपको पढ़ाए हैं सारे पेपर में इंक्लूडेड हैं। उन सारे टॉपिक्स के हवाले से आपको किसी भी टॉपिक में कोई भी किसी स्टूडेंट को कन्फ्यूजन हो तो कॉन्टैक्ट मी, सही है, आई विल हेल्प यू। पेपर आपका मैं बता चुकी हूँ कि शुरू में हाफ एन आवर जो है वो आपका MCQs बेस होगा और बाकी 1.5 आवर्स आपका जो है वो थ्योरेटिकल पेपर होगा। थ्योरेटिकल का मकसद ये है कि उसमें मतलब सब्जेक्टिव होगा, उसमें थ्योरी भी हो सकती है और उसमें न्यूमेरिकल्स भी हो सकते हैं, ठीक है। दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन होगा। आई होप जिन टॉपिक्स में न्यूमेरिकल्स हैं, फॉर्मूलाज वगैरह हैं, उसको आप सही से देख लीजिएगा कि उसमें से ज़ाहिर न्यूमेरिकल्स आपके पास बन सकते हैं, ठीक है। बाकी बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल ऑफ यू। आई होप आप लोगों का अच्छा पेपर हो। इंशाल्लाह ताला फिर मैं कल पेपर अपलोड करूँगी तो हम देखेंगे उसको।